बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पे, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाए। मैं मोहम्मद निहाल आप सबके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जन्नत अली, जिन्होंने जामिया बीएलएलबी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएलएलबी 2025 में रैंक 6 हासिल की है। बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। हम जन्नत अली से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से इन्होंने मेहनत की। और एक ही बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको यहाँ पहले ही बताते चलो डियर व्यूवर्स, कि ये इंटरव्यू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एज अ फ्रेशर्स ये रैंक हासिल की है और साथ ही साथ इन्होंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 97.8% मार्क्स हासिल किए और इसी इज़ अ स्कूल टॉपर। और जो भी बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि हम एज अ फ्रेशर जामिया एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहें और इस पूरे वीडियो को देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें ताकि कोई भी गाइडेंस आप छूट ना जाए। ठीक है, हम जन्नत अली से बात करने की कोशिश करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। उत्तराखंड में कहाँ की हैं? उत्तराखंड से मैं हरिद्वार से हूँ। ओके, आप हरिद्वार से हैं। जी सर। आपका स्ट्रीम क्या था? सर मेरा 12th में स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ था। आपका स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ Yes. था। आप मुझे ये बताइए कि आपके जामिया में जो आपने ये एंट्रेंस दिया था, इससे पहले भी कोई दूसरे लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं आपने? सर उससे पहले मैंने इसी साल 2025 में ही मतलब क्लैट 2025 दिया था, और उस पर मेरी ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आई थी, तो फिर मैंने जनवरी से जामिया और एएनयू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अगर आप बताना चाहें कि क्लैट की क्या रैंकिंग थी तो प्लीज़। सर क्लैट की मेरी रैंक 10,000 के अराउंड थी। 10,000 के अराउंड आपकी Yes. रैंक थी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एमएलएस के किस बैच में थी? सर मैं MLS के प्रयास 2.0 बैच में थी। आप ऑफलाइन में थी या ऑनलाइन में सर थी? ऑनलाइन में थी। आप ऑनलाइन बैच में Yes, थी। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि आपने एमएलएस का बैच कब ज्वाइन किया था? सर मैंने जनवरी में ज्वाइन किया। आपने जनवरी में ज्वाइन किया और अप्रॉक्स मेरे ख्याल से मई में पेपर था, राइट? Yes, sir. बहुत ही कम ड्यूरेशन में आपने बहुत ही बेहतरीन रैंक हासिल की है। इसका ये कहीं ना कहीं ये मतलब हमें मालूम होता है, ये पता चलता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होगी और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले होंगे, तभी हम सिलेक्शन के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा रैंक हम देख पा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपकी ये जो जर्नी थी प्रिपरेशन से लेकर के एज एस्पिरेंट से लेकर के एडमिशन तक की, ये कैसी जर्नी थी, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, और हम बेसिकली सब्जेक्ट वाइज जानना चाहेंगे और डिटेल में, ताकि जो भी हमसे लोग कनेक्टेड है उन्हें एक बहुत ही ब्रॉड आइडिया हो सके कि प्रिपरेशन करनी कैसे होती है। और साथ ही साथ मैं इस पर्सपेक्टिव से भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप फ्रेशर भी थी और आप अपने स्कूल बोर्ड वगैरह सब कुछ एक साथ मैनेज कर रही थी, तो ये आपने किस तरीके से मैनेज किया? सर तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, तो जो मेरा लीगल का पार्ट था वो वहाँ से थोड़ा क्लियर था, कंसेप्ट्स मेरे वहाँ से क्लियर थे, और जो रीजनिंग और क्वांट थी वो भी मैंने क्लैट के लिए किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा था मेरा। बाकी रीजनिंग की जो क्लासेस आयशा मैम ने ली थी वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। MLS के बाकी जो मॉक्स थे और भी जो मटेरियल था वहाँ से बहुत हेल्प मिली थी लीगल में। और क्वांट्स के लिए क्यूटी रीजनिंग वो फैसल सर की क्लासेस थी, मैंने सारी अटेंड की थी, उनमें बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया था, वहाँ से बहुत हेल्प मिली थी। इंग्लिश के लिए मैंने गुफरान सर की क्लासेस की थी, वोकैब के लिए वो बहुत अच्छी क्लासेस थी, उनमें सर ने बहुत अच्छे से हमें कराया था वोकैब। और ग्रामर के लिए मैंने निहाल सर की क्लासेस की थी, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें ग्रामर कराया था। और जो जीके का पार्ट है, GS का पार्ट, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो फैसल सर ने हमें कराई थी, उससे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी। और पॉलिटी के लिए शहबाज सर ने बहुत अच्छे से हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पॉलिटी का करा दिया था, उसके बाहर शायद कोई क्वेश्चन आया भी नहीं था। और अगर मैं आपसे जीके और जीएस की बात करूं तो ये पेपर में लगभग 50% वेटेज रखते हैं पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इस 50% वेटेज को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? सोर्सेज वगैरह जैसे आपने बताया शहबाज सर की हेल्प ली, शहबाज सर ने पढ़ाया, इसके अलावा कुछ और सोर्सेज आपने यूटिलाइज किया हो या फिर ड्यूरिंग MLS ने कोई ऐसा मटेरियल प्रोवाइड किया हो या फिर कोई और एक्सटर्नल सोर्सेज वगैरह आपने यूज किया हो, तो प्लीज़ उसे जरूर। सर मैं सोर्सेज की बातें करूँ तो सोर्सेज मेनली तो MLS ने जितना भी हमें सोर्सेज दिए थे, जितना भी कंटेंट MLS ने हमें प्रोवाइड किया था, मैंने ज़्यादातर वहीं से किया था। अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वाइज की बात करें तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही? एग्जाम्पल के तौर पे लीगल में कैसे रहा, प्लीज़ डिटेल में बताएं। लीगल का जो मेरा बेसिक कंसेप्ट था वो क्लैट से मेरा क्लियर था, तो फिर जो आयशा मैम ने क्लासेस की थी, कराई थी, वो सब मैंने की थी। और आयशा मैम ने 500 क्वेश्चन कराए थे प्रैक्टिस, वो सब मैंने किए थे। और बाकी जो MLS के सेक्शनल टेस्ट थे वो मैंने किए थे लीगल के लिए। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो आपने करंट अफेयर को किस तरीके से कवर किया?
सर करंट अफेयर के लिए मैंने MLS की सारी क्लासेस करी थी और जो डेली संकल्प की PDFs आती थी मैंने वो करी थी। सर हमें मंथली कंपेंडियम्स देते थे वो मैंने करी थी और एज एन एक्सटर्नल सोर्स फैसल सर ने हमें एडवाइस किया था GK टुडे के क्वेश्चंस करने के लिए, मैंने वो सब किए थे। ओके, अगर हम अब GS वाले पोर्शन की बात करें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेटेज भी होता है इसका पेपर में, उसके अलावा बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका, तो बच्चे हमेशा सोचते हैं कि इसे किस तरीके से कवर करें, तो आप प्लीज़ इसके बारे में डिटेल में बताइए। सर GS के लिए भी मैंने MLS की सारी क्लासेस करी थी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और मिसलेनियस UN वगैरह की, तो उससे काफ़ी कुछ कवर हो गया था और बाकी जो MLS के सेक्शनल्स थे वहाँ से किया था। Okay, अब हम बात करते हैं बेसिकली इंग्लिश की। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो कैब का जो पोर्शन होता है बहुत ही वास्ट होता है, पता नहीं होता कहाँ से आ जाएंगे, बच्चे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि कैसे कवर करना है उसे, तो उसको आपने किस तरीके से टैकल किया? सर इंग्लिश के लिए मैंने वो कैब की क्लासेस करी थी गुफरान सर की, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी और मैंने आपकी क्लासेस करी थी ग्रामर के लिए, वो भी बहुत बेनिफिशियल थी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का क्या रोल रहता है। जो बच्चे बहुत बार, जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं और बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि बेसिकली मैथमेटिक्स को या फिर इससे इग्नोर कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैथमेटिक्स को इग्नोर कर सकते हैं, वो चाहे 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है, बट वो 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने बेसिक तो मेरा क्लैट में क्लियर था लेकिन उसे और ज़्यादा अच्छे से पॉलिश करा फैसल सर की क्लासेस ने। रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की मैंने सारी उनकी क्लासेस करी थी, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और उनसे बहुत अच्छे से मेरा कवर हो गया था मैथमेटिक्स। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैथमेटिक्स को काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मैथमेटिक्स को इग्नोर कर देते हैं, पर मैथमेटिक्स आपके सिलेक्शन में एक बहुत ग्रेट रोल प्ले करता है। अगर मैथमेटिक्स आप कर लेंगे तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आप सेल्फ फाइनेंस में है तो शायद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की वजह से आप रेगुलर में चले जाए, और रेगुलर में अगर आप हैं तो शायद आप रैंक होल्डर बन जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए आपको एलिमेंट्री मैथ्स हमेशा करनी चाहिए। तो हमने देखा बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं इग्नोर करने का सोचते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है वो बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करता है, जैसे हमने जन्नत अली से भी देखा और सुना, बहुत सारे टॉपर से भी हमें ये बात हमेशा सुनने को मिलता है। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि प्लीज़ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रैंक होल्डर के रैंक में ज़रूर एक रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 में से 10 आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे एक और बात बताइए, इसे क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि हमने ये सुना है जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत बार इंटरव्यू देते हैं, वो ये बताते हैं कहीं ना कहीं कि वो 24 घंटे में, जितना वो शेड्यूल बताते हैं ऐसा लगता है 24 घंटे में 32 घंटा पढ़ते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जो आपने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है, इसके लिए आपने कितने घंटे पढ़ाई की है और किस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है? सर पढ़ाई की बात करें और आवर्स की बात करें तो एज सच मैं आवर्स काउंट तो नहीं करती थी, पर हाँ क्लासेस को अगर मिला के हम देखें तो 10-12 घंटे हो जाते थे। अगर क्लासेस के बगैर देखें तो कम से कम 6 घंटे तो मैं 5 से 6 घंटे पढ़ती थी। जैसे हमने देखा कहीं ना कहीं जो भी बच्चे एफर्ट्स देते हैं वो वक्त को या फिर घड़ी को काउंट नहीं करते हैं, बस इन्हें ये पता होता है कि हमें अपना एफर्ट्स देना है और सही डायरेक्शन में देना है। तो अब हम बात करने वाले हैं जनरली मॉक्स का क्या रोल रहता है, ये जो जर्नी होती है प्रिपरेशन से लेकर के, और ख़ास तौर पे आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आपने मॉक को किस तरीके से देखा, मॉक लिया, कितने मॉक्स लिए, किस तरीके से दिया, किस तरीके से एनालाइज किया, इसको भी प्लीज़ डिटेल में बताने की कोशिश। मॉक्स का हमारी प्रिपरेशन में एक बहुत वाइटल रोल रहता है। मॉक्स हमें हमारी मिस्टेक्स दिखाते हैं, उन्हें हमें एनालाइज करना होता है। कुछ बच्चे करते हैं सिर्फ वो मॉक्स दे देते हैं और उन्हें एनालाइज नहीं करते। अगर आप मॉक्स दे रहे हैं तो उन्हें एनालाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन्हें एनालाइज करके आप अपनी मिस्टेक्स को पहचानें और फिर उन मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करें और उन्हें सुधारें, तब आपका मॉक देने का कोई फ़ायदा होगा, वरना मॉक का कोई फ़ायदा नहीं है बिना उन्हें एनालाइज किए। तो ये हमने देखा मॉक का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं बार बार मेंशन करता हूँ, दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि मॉक जस्ट लाइक अ CT स्कैन, जो हमें बताती है कि इस पार्ट में, इस पोर्शन में ये खराबी है, और ये जस्ट लाइक ऐसा है कि बहुत से बच्चे मॉक्स देते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते। तो ये ऐसा है कि हमने CT स्कैन करा लिया लेकिन रिपोर्ट नहीं देखा, जब तक हमें रिपोर्ट का नहीं मालूम होगा हम उस हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मॉक्स को ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। जो पोर्शन हमारे गलत हो रहे हैं उस पर सही रिविज़न करने की ज़रूरत है, हम वो देखेंगे। जो हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं हम उसे टच करेंगे, जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो हम रिवाइज आराम से उसे दोबारा कर लेंगे, तो रिवीजन कंटिन्यू में रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि आपके मॉक्स में कितने मार्क्स आते थे, और जो कि हम रैंक 3 देख रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 3, तो इसमें आपके कितने मार्क्स आए थे एंट्रेंस में? सर मॉक में मेरे एवरेज 95 प्लस रहते थे। ऐसा नहीं है हमेशा रहते थे, कभी कभी वो बहुत डाउन भी हुए हैं।
अराउंड 78 भी हुए हैं मेरे मार्क्स, और हाईएस्ट अगर मैं बोलूँ तो 190 मॉक में मेरे हुए हैं। बट जो एक्चुअल एग्ज़ाम था उसमें मेरे जामिया का एक्चुअल एग्ज़ाम, उसमें मेरे 106.75 मार्क्स आए थे। बाय मिस्टेक फैसल सर ने अपनी एक वीडियो में उन्हें मेरे मार्क्स को 103 बता दिया था। ओके, तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और कितने मार्क्स आए, उसमें से कितने नेगेटिव हुए? सर मैंने अटेम्प्ट जामिया में किया था 133 क्वेश्चंस, उसमें से 112 क्वेश्चन करेक्ट थे और 21 इनकरेक्ट थे। ओके, और एएमयू में आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 6 रही है, वो जो बहुत ही ग्रेट रैंक है कहीं ना कहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि एएमयू में कितने मार्क्स बने थे आपके? सर मेरे जो फाइनल आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग 70.5 मार्क्स बने थे आउट ऑफ 96। वेरी गुड, बहुत ही ग्रेट रोल। हमने देखा किस तरीके के ये मार्क्स थे इस बार जो टॉपर्स रहे हैं, तो किस तरीके से आप ये भी एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस टारगेट करने हैं और कितने मार्क्स को टारगेट करना है ताकि आप एक अच्छा रैंक हासिल कर सकें। इंटरमीडिएट में आपका जो बैकग्राउंड था वो ह्यूमैनिटीज़ था, तो और मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होते हैं वो यूपीएससी की तरफ जाते हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि आपने लॉ एज अ करियर क्यों चूज़ किया? सर मैंने लॉ एज अ करियर इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो फैमिली बैकग्राउंड है वो लॉ से कनेक्टेड है, और बचपन से ही चाइल्डहुड से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ लॉ के साथ, क्योंकि मेरे फादर जज हैं। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं लॉ की तरफ जाने के लिए, तो इसलिए। अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? सर इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि 5 years हैं, आई विल एक्सप्लोर दोज 5 years, आई विल यूटिलाइज दोज टू द फुलेस्ट, देन आई थिंक। दैट्स वेरी गुड। ये हमने देखा किस तरीके की बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे भेड़ चाल चलते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी ट्रेंड को लेके चलते रहते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट लिया है तो हम यही करेंगे। जैसे एक परसेप्शन बन चुका है सोसाइटी में, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनका मैथ्स खराब होता है। उसके अलावा ये परसेप्शन बन चुका है कि वो कहीं ना कहीं यूपीएससी करना चाहते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि साइंस वाले बच्चे भी लॉ कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे जो बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले भी हैं वो भी कहीं ना कहीं लॉ फील्ड में जाने की कोशिश में हैं। तो ये एज कोई ऐसा बैरियर नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में, ये हम पे डिसाइड पूरा की पूरा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने करियर को देखते हैं आने वाले सालों में और कितनी मेहनत हम कर पाते हैं। ओके जन्नत, अगर हम जो बच्चे 2026 में अपीयर होने वाले हैं जामिया और एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द लॉ, तो उनके लिए आप इन नटसेल और की पॉइंट्स में क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर उनके लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप PYQs लास्ट 8 to 10 years के ज़रूर करिए। उसमें से आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि जामिया किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि जामिया ने एज सच कोई डिस्क्रिप्टिव सिलेबस नहीं दिया हुआ। तो PYQ को आप एनालाइज करें और उससे आपको पता चलेगा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद आई विल से कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप चाहे किसी दिन कम पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर, और हर सब्जेक्ट को अपना एक एवरेज बना के चलें। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है, वीक सेक्शन है, उसे आप कम से कम एवरेज तक लेके आएँ। तो हमने देखा किस तरीके से कहीं ना कहीं PYQ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में, और हमारे फैसल सर भी हमेशा यही कहते हैं कि PYQs आर द बाइबल। तो इस बात का ज़रूर हमें ख्याल रखना है। PYQ से हमें पैटर्न भी पता चलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि PYQs रिपीट भी हो जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो इस पर्सपेक्टिव से भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि 5 से 10 मार्क्स फ्री में मिल जाए। बिल्कुल ये फ्री के मार्क्स है अगर आप PYQs करके जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की है, अभी तक शायद दूसरे बच्चों ने मेंशन नहीं किया, वो ये है कि अगर कोई आपका वीक पोर्शन है तो उसको कम से कम आप इतना ज़रूर तैयार करें कि वो एवरेज ज़रूर बन जाए। ऐसा नहीं कि जो हमारा वीक पोर्शन है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का लीगल वीक हो सकता है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं अगर रेगुलर में, तो कहीं ना कहीं आपको सारे पोर्शंस को एवरेज बना करके मेंटेन करके प्रिपरेशन करनी होगी। और लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो MLS का जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, अगर हम बात करें किस तरीके के फैकल्टी मेंबर्स और क्या इन्वायरमेंट रहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो MLS का लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। वहाँ की सारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते हैं। हमारे डाउट सेशंस होते हैं, गाइडेंस सेशंस होते हैं, मेंटोरशिप सेशंस लेते थे सर। तो उनके थ्रू अगर कोई डीमोटिवेटेड फील भी करता है वो भी मोटिवेट हो जाता था। दैट्स गुड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी होता है हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे गाइड होते हैं या फिर हमारे साथ जो मेंटोर होते हैं, या कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, टीचर हो सकता है, भाई हो सकते हैं, अब्बा हो सकते हैं, बहुत सारे लोग। तो कहीं ना कहीं आपको थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटोरशिप होना ज़िंदगी में। तो अब मेंटोरशिप से क्या होता है, गाइड से क्या होता है कि आप अपने इफ़र्ट्स को सही पटरी पर चलाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि सामने आप बस
चलाते जाते हैं अपनी ट्रेन को और आप किसी मंजिल पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने जन्नत अली से बात करने की कोशिश की और हमने ये जानने की कोशिश की कि एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और जिससे हम एक सिलेक्शन के साथ-साथ अपने एफर्ट्स को रैंक में तब्दील कर सकें। जन्नत अली, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक़्त दिया हमें और अपने बच्चों को गाइड करने की कोशिश की। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपने की पॉइंट्स जानने की कोशिश की। और मैं बहुत ही ये उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी की पॉइंट्स जन्नत अली ने बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके गाइडेंस में और आपके इस प्रिपरेशन के जर्नी में। और मैं ये दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन करेगी अपनी ज़िंदगी में, अपने मकाम को ज़रूर हासिल करेगी, यही मेरी दुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।